हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोगों का आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है वो 11 फरवरी 2024 को लगी हुई है। उसको देखते हुए हम लोग एक रैपिड फायर वे में अपना रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग सब्जेक्ट वाइज सामान्य अध्ययन के लिए सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट सीरीज जो श्रृंखला है उसको कर रहे हैं। हम लोग इंडियन हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं और अब हमारा जो पोर्शन है सामान्य अध्ययन में वो ज्योग्राफी का चल रहा है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का अंतिम पार्ट है, थर्ड पार्ट है, और जो कि अंतिम है 100 से लेके 140 तक का प्रश्न आज हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न पे सीधे चलते हैं। तो देखिए, हम लोग अपना 100वां प्रश्न, जो 100 नंबर प्रश्न है, ये देख चुके थे कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा का संकल्प कहाँ अपनाया गया। तो ये भारत में अपनाया गया। अगला आज प्रश्न देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जनवरी 2023 में किन दो एशियाई देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो जनवरी 2023 में वो कहाँ कहाँ थे। तो जयशंकर जी ने 2023 जनवरी में यात्रा जो की है वो मालदीव और श्रीलंका की है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 में भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा क्लाशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर शुरू किया गया। ये हमारा किया गया है अमेठी में। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैडुक रुइत को किस देश द्वारा ईसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैडुक रुइत को, बहरीन के हैं ये देखिए इस प्रश्न की व्याख्या कि हिमालयी मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रसिद्ध नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदुक रुइत ने मानवता की सेवा के लिए ईसा पुरस्कार, किसके लिए, मानवता की सेवा के लिए 2021-22 जीता है, जो बहरीन का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। इससे पहले जो हम लोगों ने दो प्रश्न किए उसकी भी व्याख्या देख लीजिए आप। पहला था कि जनवरी 2023 में जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने किन दो देशों की यात्रा की। तो जो दो देश थे उनकी यात्रा की, और जो हस्ताक्षर हुए वो कौन कौन से। तो मालदीव में क्या हस्ताक्षर करे इन्होंने, देखिए श्रीलंका और मालदीव की यात्रा पर थे। क्या क्या हस्ताक्षर करे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव ने विकास परियोजनाओं के समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौतों में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपया यानी मालदीव की मुद्रा की अनुदान सहायता शामिल थी। इसमें गहादू में एक खेल परिसर का विकास और मालदीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग भी शामिल है। और अगला जो था उसका देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में जो खोला गया क्लाशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू किया गया है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की योजना भारत में AK-203 राइफलों का 100% उत्पादन सुनिश्चित करने की है। भारत विश्व प्रसिद्ध ब्रांड AK-200 सीरीज असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश है। अब चलिए पहले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 18 जनवरी 2023 को जैसिंडा अर्डर्न ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे निम्नलिखित में से किस देश के हैं, आपको ये बताना है। ये किस देश के हैं जो जैसिंडा अर्डर्न ने, कहाँ के हैं ये जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की थी। तो ये हैं न्यूजीलैंड के, ये एक महिला है। देखिए 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अपनी पार्टी की वार्षिक बैठक में अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की है। प्रधानमंत्री अर्डर्न 37 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। जैसिंडा अर्डर्न पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 12 से 14 जनवरी 2023 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थी। तो ये थी आपकी क्यूबा।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी महिला अंडर-19 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है? तो ये जीत लिया है हरियाणा ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? सिरकोन, तो ये किया गया है रूस द्वारा। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस शहर में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप खिताब जो है वो अपने नाम किया है? तो किस शहर में हराया आपको बताना है। तो ये हराया है दुबई में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर-18 का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीत लिया? ये जीता है मध्य प्रदेश ने। अगला देखते हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपको बताना है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये एक्चुअली पता करंट अफेयर 1 साल तक का पूछा जा सकता है ना, इसलिए इतना पुराना लिया गया है इसमें। आप इसको देख लीजिए, लेकिन 6 महीने तक का जो पिछले 6 महीने का होता है वो बहुत अच्छे से कवर करके रखिएगा, और जो साल भर तक की वो न्यूज़ जो बहुत ही खास रही हो उनको देखना भी बहुत आवश्यक होता है। तो आप ये सब देखते चलिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो कवर होती चली जाएंगी आपकी। तो ये किया है पदभार ग्रहण दिनेश कुमार शुक्ला जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री डायरी 1 पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? आपको बताना है। तो ये किया है रंजन गोगोई ने। ये हमारे CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अगला है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की है? तो ये 1 करोड़ रुपए की राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा करी है। अगला देखते हैं, विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया? विश्व की पहली हैं ये महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी कांस्य प्रतिमा लगाई गई है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो वो कौन है? उस खिलाड़ी का आपको नाम बताना, वो है वेलिंडा क्लार्क। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने हैं? तो इतनी संपत्ति जिसके पास होगी देखिए वही गंवाएंगे, तो वो बने हैं आपके एलन मस्क जी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। तो ये हुई थी 1976 में आपके। अगला देखते हैं, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेंगे एक साथ, है ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट करते चलिए, व्याख्या हम आपको बाद में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते हैं? कोई एक जनजाति है इसमें से जो कत्थे का व्यापार करती है, वो कौन है? वो खरवार जनजाति जो है वो कत्थे का व्यापार करती है। अगला देखते हैं हम लोग, चलिए व्याख्या देख लीजिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया है। इस डायरी का नाम चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है। इसे खुद असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है। इस डायरी में CM बिस्वा के कार्यकाल के पहले साल का पूरा विवरण किया गया है। अपने डायरी के विमोचन के मौके पर CM बिस्वा ने कहा है कि उनके व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों में लाए बिना उन्होंने इस डायरी में एक मुख्यमंत्री के रूप में किए गए अपने दैनिक गतिविधियों के बारे में बताया है। जो अगला ये देखिए, 1 करोड़ की जो घोषणा की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, नवीन पटनायक जी ने। और ये हैं ऑस्ट्रेलिया की महान बल्लेबाज जो वेलिंडा क्लार्क, इनका सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। एलन मस्क जनवरी 2021 में $200 बिलियन की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे शख्स बने।
उनसे कुछ समय पूर्व अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस ये तमगा हासिल कर चुके थे। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 51 साल के एलन मस्क अब 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। और उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा के सम्यक विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की थी। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 में, जब ये राजनाथ जी के समय पे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कुश भवनपुर कहा जाता है? आपको बताना है किस जनपद को कुश भवनपुर कहा जाता है। तो ये सुल्तानपुर को कहा जाता है। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? पंचायती राज संस्थाओं में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो वो है हमारी कुल स्थानों का 1/3। ये अगला देखिए, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है? तो वो है महाराजगंज के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है हमारा इलाहाबाद में, या प्रयागराज कहें आप अब आप इसे। अगला देखते हैं, विधानसभा परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना में कितने किलोमीटर सड़क कब निर्माण किया जा सकता है? तो ये 5 किलोमीटर किया जा सकता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, वो है आपका NH-19। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है। NH-19 भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है। NH-19 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर को बिहार के पटना से जोड़ता है। यह मार्ग बलिया, छपरा, सोनपुर, इडुबोई और हाजीपुर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो है वो 4 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? रेल मंडल उत्तर प्रदेश में जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं 9, ठीक है, 9 रेल मंडल उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए कौन कौन से उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के कुल 9 रेलवे मंडल हैं। इज्जतनगर, बरेली, लखनऊ और वाराणसी मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मुगल सराय मंडल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, जो देश का सबसे छोटा मंडल भी है आपका। अगला प्रश्न है, यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? तो और नीचे कूट भी दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको उत्तर बताना है। सर्बिया, पोलैंड, क्रोएशिया में से कौन सा स्थलबद्ध देश है? तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा केवल एक, यानी कि सर्बिया हमारा है। ये देखिए इसका, यूरोप में 17 स्थलबद्ध देश हैं। अंडोरा, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, कोसोवो, चेक गणराज्य, हंगरी, लिंचटेस्टीन, लक्जमबर्ग, मैसेडोनिया, माल्डोवा, सैन मैरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी। लिंचटेस्टीन यूरोप में अद्वितीय देश है क्योंकि यह दोगुना स्थलबद्ध है, जिसका अर्थ है कि ये चारों ओर से स्थलरुद्ध है और उन देशों से घिरा हुआ है जो चारों ओर से स्थलरुद्ध हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानों की विशेषता है। आपको विशेषता बतानी है आग्नेय चट्टानों की। ये कठोर एवं सघन होते हैं, ये दानेदार एवं क्रिस्टलीय होते हैं, वे अधिक व्यापक हैं और विश्व के सतह का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं। कोट की सहायता से आपको उपयोग करके बताना है कि एक सही है, एक और दो दोनों सही है, दो और तीन सही है, एक दो और तीन सारे सही हैं। तो यहाँ पे एक और दो चीज है जो वो सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परत के संबंध में निम्नलिखित कारणों पर विचार, अपने कथन पर आपको विचार करना है। पहला है महाद्वीपीय परत का औसत घनत्व। औसत घनत्व सागरीय परत की तुलना में कम है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। हमारा दोनों ही ये सही नहीं है, ए सी ऑप्शन आपका, एक और दो दोनों सही नहीं है। इसमें देखते हैं, इसका हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए कि क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है, यह स्वभाव से भंगुर होता है। भूप्रपटी की मोटाई समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ भिन्न भिन्न होती है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली होती है, ठीक है, और महासागरीय परत की औसत मोटाई 5 किलोमीटर की, महाद्वीपीय परत की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है आपकी। तो किसकी परत ज़्यादा मोटी हुई? आपकी महाद्वीप की परत ज़्यादा मोटी है, महासागर की परत पतली है। और आपकी जो महासागरीय परत जो होती है महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली होती है, मतलब महाद्वीपीय परत जो है वो भी मोटी है और उसका जो आपका मोटाई वो भी ज़्यादा है। आगे साथ ही देखिए इसके अलावा ये जो परत बताया गया है मोटी और पतली का, वो आपने देख लिया। घनत्व जब देखेंगे तो समुद्री परत का औसत घनत्व है 3.0 ग्राम, जबकि महाद्वीपीय परत का औसत घनत्व है 2.7 ग्राम या पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों ही वो कथन गलत थे, एक भी सही नहीं था उसमें से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किलौआ ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? किलौआ ये है हमारा हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप यूएसए के पास जो हवाई द्वीप है वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा या से हैं, कौन सा है कौन से, ये माफ़ करिएगा ये पूरा प्रश्न नहीं आ पाया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पारा पार्सल का औसत वजन। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका वो मैथ और रीजनिंग पोर्शन आपका शुरू हो गया है, तो इसको हम लोग प्रत्येक परिमेय संख्या होती है इसको भी छोड़ दीजिए, इसका पूरा प्रश्न लिखा नहीं है 131 का। अगला देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, आपको बताना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो हमारी होती है वो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। अगला देखते हैं, यदि पिंक को 1691411 के रूप में लिखा जाता है तो रेड को इस प्रकार, तो रेड को इसी भाषा में मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको ये बताइए क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पिंक और रेड का पूछा गया, पिंक का आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए 16 9 14 11 ऐसे देखिए पी का किस डिजिट पे आता है। जब ABCD आप लिखेंगे तो कौन सा नंबर होता है? पी का होता है 16, आई का होता है हमारा 9 और एन का होता है हमारा 14, जबकि के का होता है हमारा 11। आप देख लीजिएगा, ABCD लिखिए, ऐसे काउंट करिए ABCDEFGHI। आई देखिए 9 पे आया, आई जे के हमारा देखिए 11 पे आया। फिर ऐसे करके आप देखिए, ऐसे ही रेड पे, रेड में देखिए आर कितने नंबर पे आता है आपका? KLMNOPQR, आर आपका आ रहा है 18 पे, ठीक है। फिर आपका ई आएगा 5 पे और डी आएगा 4 पे, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं,
पहले हम इसे हटा दें, एक सेकंड। रेजर, आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए से विषम संख्या है, कौन सा इसमें विषम है ये पूछा जा रहा है। इसमें प्रश्न कुछ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। अच्छा नहीं, ये 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसी हैं, पर एक चौथी जो संख्या है वो अलग है, ये आपको बताना। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आप हल करिएगा, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी है सही। एक मिनट पेन ले लेते हैं, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 1% का आधा दशमलव के रूप में लिखा जाता है। 1% का आधा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसमें आधा कैसे लिखें, 0.005। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां हिस्सा 36 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वो संख्या होगी 100। इसको आप करिएगा, थोड़ा सा पता चलेगा, आगे आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो गलत है। इसमें से कौन सी संख्या आपकी गलत है वो आपको ज्ञात करनी है 137 में। तो हमारी जो गलत संख्या है, देखिए इसमें एक्चुअली ये सारी संख्याएं बाकी जो हैं 18, 38, 7, ये सारी किसी न किसी से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन ये 3 है, 3 ये अभाज्य संख्या है हमारी, यही एक गलत है श्रृंखला में। उस जोड़ी को चुनें जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित हैं। एक ऐसी कोई जोड़ी है इसमें जो अलग तरह से संबंधित, बाकी सब एक जैसे हैं। अच्छा, पत्र पे कार में इंजन, स्याही कलम, टिकट में ट्रेन, टिकट से ट्रेन, मोहर से पत्र, इसमें से बताइए आपका क्या अलग तरह का है। देखिए इस प्रश्न का जो लॉजिक है कि कलम तभी चलेगी जब उसमें स्याही होगी, ट्रेन में आप तभी यात्रा करेंगे जब आपके पास टिकट होगा, पत्र तभी कहीं आप भेज पाएंगे जब मोहर लगी होगी, लेकिन कार और इंजन का ऐसा कोई संबंध दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ इंजन होना चाहिए तभी चलेगी, लेकिन ये कोई अलग, ये जोड़ी सही नहीं लग रही है। नेक्स्ट हमारा कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याओं अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ये आपका एवरेज का प्रश्न है, तो जो इसका एवरेज हो जाएगा वो 37.5 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, पी एंड क्यू 2 सकारात्मक पूर्णांक हैं जैसे कि पी क्यू 64, निम्नलिखित में से कौन सा p प्लस q का मान नहीं हो सकता? ठीक है, आपको बताना है कौन सा मान इसमें नहीं हो सकता है। इस तरह जैसे उसको दिया गया उस रूप में नहीं हो, जो नहीं हो सकता है वो 35 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा ये प्रश्न जो है यहीं पे ये हमारा सेशन समाप्त होता है। हमारा ज्योग्राफी को लेके जो दूसरा टेस्ट सीरीज था वो कंप्लीट हो गया है, देखेंगे और हम लोग मिक्सअप सारा चीज़ करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और देखते हैं क्या क्या कराया जा सकता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारा हो गया है, आगे देखते हैं अगला कौन सा लेकर अब आना है। ओके, चलिए ठीक है, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखा, और नमस्कार।